स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों एएलपी टेक्नीशियन के साथ साथ जो एनटीपीसी का स्पेशल सीरीज जो कि आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो आपको ये सामान्य विज्ञान का जो बुक चलते आ रहा है यूथ पब्लिकेशन का, काफ़ी अच्छा आप लोग का रिस्पांस इसमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ जो डेली होमवर्क दिया जाता है उसी के माध्यम से यूज कराया जाता है। और ये जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मतलब तीनों सेक्टर से मतलब हर दिन करके जो है रोज़ आपको एक चैप्टर का जो है उसका कुछ पीडीएफ बना के ग्रुप में दे दिया जाता है। और जो भी लोग नए ग्रुप से जुड़े हुए हैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए ना, या फिर आप कमेंट कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट वहाँ लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो हर दिन की भांति बिना समय के वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी अपना साइंस स्पेशल जो कि आपको आरआरसी में और आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर जो हाल ही में एग्जाम हुआ है 2022 तक का, इसमें सारा क्वेश्चनों का संकलन दिया गया है, वो सारा क्वेश्चनों को लेके एक बार उपस्थित हो चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा लग रहा होगा। क्लास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि फिजिक्स से स्टार्ट होगा, उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद जो है वो बायोलॉजी देखने को मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन होगा कि कार्य करने की क्षमता जो होती है वो क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। और कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। बहुत अच्छा जवाब। और ऊर्जा का जो है ना एसआई इकाई क्या होता है? ये जूल जो है ऊर्जा का एसआई इकाई होता है। चलिए आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा जो है वस्तुओं का वह गुण हो जाएगा जो कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होता है? ये स्थानांतरित या ट्रांसफर किया जाता है। इसका न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। बहुत अच्छा। इसी को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा था। इसी में द्रव्यमान लगा दीजिएगा तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर काम हो रहा है उसमें क्या हो जाएगा? ये उसमें जो है आपको ऊर्जा में वृद्धि होगी। मतलब जिस पर काम हो रहा है उस निकाय पर क्या होगा? ऊर्जा में वृद्धि होगी। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस में कोई काम जो है यह नहीं हो रहा है? ऑप्शन सुन लीजिएगा। कपिल अपने कंधे पर 10 किलो भार लेकर खड़ा है। दूसरा हो जाएगा सचिन 4 किलोमीटर चलता है। तीसरा है एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन को ले जाता है। और चौथा हो जाएगा अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। तो जो खड़ा है मतलब समय के साथ दिशा में परिवर्तन नहीं कर रहा है, सिर्फ एक जगह खड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये जो कि काम जो है इसके जो है काम का W बराबर क्या हो जाएगा? ये FS cos थीटा है तो इसमें 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बल द्वारा जो है ना, बल द्वारा किया गया काम अगर धनात्मक हो रहा है, इसका मतलब जो है विस्थापन किस दिशा में लग रहा है? ये बल की दिशा में लग रहा है। अगर बल की दिशा में अगर विस्थापन हो रहा है तो काम कैसा होगा? ये धनात्मक काम हो जाएगा। इसी को अंग्रेजी में पॉजिटिव बोल सकते हैं। आगे बता दीजिए कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और उसके बीच लगने वाले कोण का मान जो है वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 का मान कितना होता है? 0 हो जाता है। इसलिए वो क्या हो जाएगा? काम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 0 जो है उसको किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो खुद को क्या कर देगा? वो 0 कर देगा। लेकिन 0 से किसी संख्या में अगर भाग दीजिएगा तो क्या होगा? वो इन्फानाइट यानी अनंत हो जाता है। और इसी का खोज जो है रामानुजम के द्वारा जो है ये किया गया था कि 0/0 जो है वो इसका मान क्या हो जाएगा। चलिए आगे बता दें। यदि किसी काम का कार्य शून्य हो जाएगा तो बल और विस्थापन के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा कि किस मामले में कोई काम नहीं हो रहा है। फिर से ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन बेस्ड ही क्वेश्चन है सारा। तो बता दीजिएगा कि एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रहा है। दूसरा ऑप्शन है कि एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। तीसरा हो जाएगा सुमन एक पुल में तैर रही है। और चौथा है एक इंजन जो है वो ट्रेन को खींच रहा है। तो ये हो जाएगा गधा जो है अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें होता क्या कि गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इस मामले में कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि वस्तु जो है ना विस्थापन के बीच लंबवत जो है ये मान लग रहा है। यहाँ पर W का मान जो है cos का मान हो जाएगा 90 डिग्री। और जहाँ ही cos थीटा का मान होगा 90 डिग्री तो काम क्या हो जाएगा? 0 जो है हो जाएगा। तो इसमें चल भी रहा है, गधा जो है वो चल रहा है, फिर भी काम क्या हो रहा है? 0, क्योंकि वो लंबवत रूप से खड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा? उसका cos 90 हो जाएगा। और cos 90 का मान क्या होता है? 0 हो जाएगा। इसमें सभी लोग वस्तु के साथ गति में है, लेकिन फिर भी यह थीटा का मान जो है लंबवत लगता है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसमें 90 डिग्री और cos 90 0 हो जाता है। आगे बता दीजिएगा कि कार्य होता है यदि उसमें डैश होती है, तो उसमें क्या होती है? अगर कार्य के साथ अगर उसमें अगर क्षमता हो जाएगी, ऊर्जा होगी, तो क्या होगी? वो काम हो जाएगी। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर किया गया काम जो है किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ऑप्शन सुन लीजिएगा। प्रयुक्त बल, वस्तु के द्रव्यमान, विस्थापन और बल और विस्थापन के बीच कोण। तो ये द्रव्यमान पर जो है काम जो है ये बल जो है वो निर्भर
नहीं करता है, सॉरी काम जो है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि W बराबर क्या होता है Fs cos थीटा होता है। और बल गुने दिशा में विस्थापन जो है, इससे स्पष्ट होता है कि बल जो है और विस्थापन बल और वस्तु के विस्थापन पर निर्भर होता है, न कि किसी वस्तु के द्रव्यमान पर। मतलब आपको काम जो है वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंडेंट जो है वो नहीं होता है। चलिए आगे बताइए, किसी वस्तु का किया गया कार्य इसमें से किस पर निर्भर नहीं करेगा, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर जो है वो नहीं करता है। चलिए आगे बता दिया कि इनमें से कौन सा जो है ना वो अधिक काम कर सकता है। ऑप्शन सुन लीजिएगा, उठा हुआ हथौड़ा, उसके बाद चली हुई गोली, तेज़ी से आता हुआ पत्थर, उसके बाद एक घूमता हुआ पहिया। तो ये चली हुई गोली जो है क्या हो जाएगा, इसमें से अधिक काम जो है वो कर सकता है, क्योंकि इसका जो गतिज ऊर्जा का मान जो है वो औरों से क्या हो जाएगा, अधिक होगा, इसलिए इसका काम जो है वो अधिक हो जाएगा। और गतिज ऊर्जा वाला फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। इसका मात्रा क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ऊर्जा का कोई मात्रा जो हमेशा वो जूल ही होता है। आगे बता दीजिएगा कि काम जो है इसका सूत्र क्या हो जाएगा, बल गुने विस्थापन। काम जो है इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो बल गुने विस्थापन। और काम सूत्र पुस्तक भी होता है जी। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि 10 न्यूटन का बल जो है किसी वस्तु पर काम कर रहा है, तो वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया काम जो है कितना हो जाएगा, 10 × 50 50 जूल हो जाएगा। ये आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन, इसमें पूरा जो है न्यूमेरिकल इसके बाद दिए हुए हैं। बता दीजिएगा यदि F बराबर 0 हो जाएगा तो किया गया काम भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। चाहे कुछ जो 0 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो 0 ही हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे, तो यह कैसा काम कहलाएगा। तो यह जो है क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल कोई काम जो है नहीं होगा। मतलब धक्का आप दे रहे हैं लेकिन उसमें आपको विस्थापन जो है वो नहीं हो रहा है, तो काम क्या होगा, उसमें नहीं होगा, क्योंकि विस्थापन जो है वो दूरी के साथ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि एक पिंड द्वारा किया गया काम जो है निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर करता है। तो ये आपको निर्भर जो करता है, ये आपको जो है वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर करता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए किन किन शर्तों का पूरा होना आवश्यक हो जाएगा। तो ये आपको जो है ना, ये आपको वस्तु का विस्थापन जो होना आवश्यक है, तब क्या हो जाएगा, काम होना आवश्यक है। कार्य का गुणनफल क्या हो जाएगा, ये वस्तु कार्य बराबर जो बल गुने वस्तु के दिशा में विस्थापन जो है ये हो जाएगा। काम जो है किस पर निर्भर जो है वो नहीं करता है। तो ये आपको ऑप्शन सुन लीजिए, संवेग, विस्थापन, बल और विस्थापन और बल के बीच बना हुआ कोण। तो किस पर निर्भर नहीं करेगा, संवेग पर जो है निर्भर नहीं करता है। काम किस पर निर्भर नहीं करेगा, संवेग पर निर्भर नहीं करेगा। चलिए आगे बता दीजिएगा कि किसी पिंड पर काम तभी किया जाता है जब जो है उस पिंड की ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि का अनुभव होता है। सारा यही है, W बराबर Fs cos थीटा पे दिया हुआ है, थीटा का मान 90 होगा, काम क्या होगा, 0 हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, जब बल और विस्थापन के बीच कोण का 90 डिग्री होगा तो किया गया काम कैसा होगा, ये 0 होगा। ये सारा क्वेश्चन जो है आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये आपको लगातार शिफ्ट बाय शिफ्ट जो है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड और थर्ड, 10 12 2018, 5 11 2018, 11 12 2018, ये लगातार जो है ना, ये सब ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लगातार शिफ्ट में जो है क्वेश्चन लगातार जो है ये पूछते ही आ रहा है। चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि गति करती हुई एक कार जो है विपरीत दिशा से आती हुई हवा का सामना करती है, तो कार पर हवा द्वारा किया गया काम जो है कैसा हो जाएगा, ये ऋणात्मक काम होगा, क्योंकि ये वस्तु जो है बल के विपरीत दिशा में आ रही है, इसलिए कैसा कौन होगा, ये ऋणात्मक मान होगा। उसी के साथ अगर चलेगा तो कैसा हो जाएगा, धनात्मक। वैसे भी ये मैथ का एक कॉन्सेप्ट है नाव धारा वाला, जब धारा के प्रवाह के साथ चलते हैं तो क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, और अनुप्रवाह और उग्र प्रवाह में जाते हैं तो क्या होता है, वो माइनस लेके बनाते हैं। तो वही हो जाएगा, ये आपको धनात्मक और ऋणात्मक के साथ हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बल लगाकर किसी वस्तु के बल की दिशा में विस्थापन करने की क्रिया को क्या कहते हैं, काम कहते हैं। यानी बल लगाकर किसी वस्तु में विस्थापन करने की क्रिया क्या कहलाती है, काम कहलाती है। चलिए अब जो है आपको स्टार्ट किया जा रहा है जो कि केमिस्ट्री हो जाएगा। इसमें सिर्फ कार्य ही दिया गया था, W बराबर Fs cos थीटा पे दिया गया था। और आज जो है इसमें आपको केमिस्ट्री में धातु, अधातु और उपधातु जो है, इससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन इसमें जो है ना आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही दिया हुआ है,
और अधिकांश क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो फार्मूला समझ लीजिए एक बार, खुद से उसको निकाल सकते हैं। डिस्कशन के माध्यम से जो क्वेश्चन कराने वाला रहता है उसको ही कराया जाता है। इसका ये मतलब नहीं क्वेश्चन को स्किप किया जा रहा है, मतलब डिस्कशन के माध्यम से जो क्वेश्चन वन लाइनर बनता है उसी को डिस्कशन कराया जा रहा है। तो फिजिक्स खत्म हो गया। अब इसके बाद जो है आपको केमिस्ट्री जो है, इसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटालाइट जो है, धातु, अधातु और उपधातु जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो बता दीजिएगा कि इनमें से कौन सा तत्व जो है एक उपधातु हो जाएगा। और ऑप्शन सुन लीजिए, Sn, Ge, C और Pb। इसमें क्या हो जाएगा, ये जर्मेनियम क्या हो जाएगा, एक प्रकार का उपधातु जो है हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कि कार्बन जो है किस वर्ग में रखा गया है इसको, 14 बोलिए या 4 का 1 बोलिए, इसी में कार्बन को रखा गया है। और कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 गो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसकी संयोजकता भी कितनी होती है, 4 ही होती है, कार्बन की होती है। और उसका परमाणु संख्या कितना होता है, 6 गो। कार्बन का 6 होता है, परमाणु भार जो है वो 6 दूनी 12 हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, इसमें बताइएगा कि आवर्त सारणी पर तत्वों का एक समूह है जिसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल कार्बन इसमें रिनाइन बनाता है और इसी में जर्मेनियम क्या हो जाएगा, एक प्रकार का उपधातु हो जाएगा, जो कि सीसा समूह 14 का एकमात्र तत्व है जो सभी परिस्थितियों में संरचना और गुण, दोनों का गुण जो है वो समान होता है। आगे बता दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है यह उपधातु हो जाएगा। तो फिर से ऑप्शन सुन लीजिए, बिस्मथ, एंटीमनी, सेलेनियम और आयरन। इसमें एंटीमनी जो है क्या हो जाएगा, एक प्रकार का उपधातु हो जाएगा। ये भी एंटीमनी क्या है, एक प्रकार का उपधातु। देखिए उपधातु क्या होता है, इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो क्या हो जाता है, उपधातु। और उपधातु कितने हैं, आवर्त सारणी में 7 गो है, 7 गो क्या हो जाएगा, उपधातु हो जाएगा। सबका नाम सुन लीजिए। पहला तो हो जाएगा आपको बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरेलियम और पोलेनियम। ये 7 गो क्या हो जाएगा, उपधातु हो जाएगा। 7 गो धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सा तत्व जो है न तो धातु है और न ही अधातु है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उपधातु हो जाएगा। और इसमें ऑप्शन बताइएगा कि P, Ge, Mg और Al, इसमें कौन हो जाएगा, तो Ge क्या हो जाएगा, एक प्रकार का उपधातु हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि अधातुएं जो है ये प्रकृति में हमेशा कैसी पाई जाती है, ये विद्युत ऋणात्मकता पाई जाती है और इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता जो है अधिक होती है अधातु में। बताइए अधातुएं जो है तीनों अवस्थाएं पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है, अधातुएं तीनों अवस्थाएं पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था में यह पाई जाती है। और अधातुओं का घनत्व जो है ना, यह प्रायः क्या होता है, कम होता है। अधातु का घनत्व क्या होता है, धातु की अपेक्षा कम होता है। और धातुओं में कोई चमक जो है ये नहीं पाई जाती है। यह जो है ना ताप और उष्मा दोनों, ताप और विद्युत दोनों का क्या होता है, कुचालक होता है। अधातु क्या होता है, ताप और उष्मा दोनों, विद्युत का दोनों का क्या होता है, कुचालक हो जाएगा। और इसमें जो है ना गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होते हैं, कम होते हैं। चलिए आगे बता दीजिएगा कि एकमात्र धातु है जो कि कमरे के ताप पर क्या रहता है, द्रव अवस्था में रहता है, उसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा इनमें से कौन उपधातु नहीं है, जिसमें सारा धातु अधातु है, तो उपधातु से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि धातुएं प्रकृति में वैद्युत धनात्मक होती है, इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही दिया गया। मतलब धातु जो है प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है और अधातु जो है प्रकृति में क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता होती है। धातुएं याद रखिएगा, हमेशा धातु प्रकृति में कैसी पाई जाती है, पॉजिटिव यानी विद्युत ऋणात्मकता धनात्मक होती है। और क्या कहते हैं, अधातु जो है वो ऋणात्मक होती है। तो जो धनात्मक होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। जैसे देखिएगा Na के ऊपर प्लस लिखा रहता है, इसका मतलब क्या हुआ, Na जो है अपना एगो इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, मतलब देख सकता है या दे भी दिया है, Na प्लस होता है। और जो लेने वाला रहता है ना, उस पर माइनस लग जाता है जाके, यानी कि वो क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक हो जाएगा। जैसे NaCl में Na प्लस होता है, Cl क्या होता है, माइनस में होता है। मतलब Na क्या हो गया, एक प्रकार से धातु है और आपको Cl क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि किसकी प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। ऑप्शन सुन लीजिए, अधातु, धातु, अर्धधातु और उपधातु। तो ये क्या हो जाएगा, धातु की प्रकृति कैसी होती है, विद्युत धनात्मक होती है। देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन धातु है, ठीक है ना। और ऑप्शन में पहले दे दिया था सोडियम, उसके बाद Na के ऊपर प्लस दे दिया गया था, उसके बाद बाकी ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक था। तो ये सेट यहाँ चलता है ना क्लब में, उसमें दिया गया था, तो इसमें से एक से अधिक हो जाएगा। Na भी होगा और Na के ऊपर प्लस भी लगा होगा, सोडियम 100 होकर 100 डी लिखा हुआ था और उसके बाद Na के ऊपर प्लस भी लिखा हुआ था। इनमें से एक से अधिक जो है आंसर हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। सोडियम भी हो जाएगा, सोडियम धातु नहीं है और उस दोनों उसको दर्शाते हैं उसको Na प्लस के रूप में, लेकिन लिख भी सकते हैं सोडियम ना।
चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि धातु का वह कौन सा गुण है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। तो इसमें हो जाएगा तन्यता, यानी तन्यता के कारण धातु क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। धातु चालक भी होती है, धातु आघात वर्धनीय तो होती है, ताकि इसमें से खींच के क्या करते हैं, इसको तार भी निकाल सकते हैं। और 1 ग्राम तार से कितना किलोमीटर तार खींच सकते हैं सोना से, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर तार जो है वो है 2 किलोमीटर खींच सकते हैं। एनसीईआरटी में 2 किलोमीटर लिखा हुआ है। कौन एनसीईआरटी पढ़ते हैं आप? अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार जो है ना वो कैसा होता है, ये वक्राकार होता है। कैसा होता है, वक्राकार, वक्र के आकार का होता है। समझ रहे हैं ना? ऑप्शन सुन लीजिए, सीधी रेखा, वर्गाकार, वृत्ताकार या वक्र के आकार का। तो कैसा होता है, ये वक्र के आकार। यानी धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो पथ का आकार होता है ना वो वक्र के आकार का होता है। मतलब सीधी रेखा में वो कभी जो है वो नहीं रहती है, यानी वक्र की रेखा में घूमती है। आगे बता दीजिए, धातु के किस गुण के कारण जो है उनके पत्थर यानी फाइल बनाने में आसानी होती है। तो ये आघात वर्धनीयता के कारण इसको क्या करते हैं, इसको जो है फाइल बनाने में इसमें सहायता होती है। आगे बता दीजिए, धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता यह क्या कहलाती है, तन्यता कहलाती है। इसको पतली तारों में अगर ढाल सकते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, धातु क्या होता है, एक प्रकार से तन्य होती है। और इसमें भी लिखा हुआ है कि 1 ग्राम सोने से लगभग जो है 2 किलोमीटर लंबा तार जो है वो बनाया जा सकता है। और सोना जो है ना सबसे क्या है, अधिक तन्य धातु हो जाएगा। यानी औरम जो है सबसे तन्य धातु जो है, इसमें इसका नाम आता है। और धातु से पतले तार की खींचने की क्षमता क्या कहलाती है, यही तन्यता कहलाती है। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे बता दीजिए कि धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहते हैं, ये आघात वर्धनीयता कहते हैं। पतली चादर हो जाएगा तो आघात वर्धनीयता, पीट के चादर बना सकते हैं। और तार खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, तन्यता। खींचना हो जाएगा तन्यता और पीटना हो जाएगा तो आघात वर्धनीयता हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो धातु के बारे में गलत है। सोनिया क्वेश्चन, धातु के बारे में क्या है, गलत यानी सही नहीं है। तो धातु जो है वे तन्य और आघात वर्धनीय होते, तो ये सही हो जाएगा। इसमें वे ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दिए रखा है कि धातु जो है इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, ये भी सही है। अधातु का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। और धातु का गलनांक और क्वथनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, हाई होता है, जल्दी गलेगा भी नहीं। और उसके बाद जो है ये क्या कहते हैं, इसमें अगला ऑप्शन है कि ये विद्युत ऋणात्मकता होती है, तो यही गलत हो जाएगा। क्योंकि धातु क्या होता है, विद्युत का धनात्मक होता है, इसमें दे रखा है ऋणात्मक, तो यही आंसर क्या होगा, हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा कि धातु जो है अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान रहती है। और ये किस स्थिति में विद्यमान रहती है, तो हमेशा मुक्त स्थिति में विद्यमान रहती है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि इनमें से क्या जो है अधातुओं का भौतिक गुण नहीं हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा कि अधातुएं जो है ये हमेशा ठोस अवस्था में होते हैं, ये इसका भौतिक गुण हो जाएगा। क्योंकि अधातु जो है ये विद्युत और उष्मा दोनों का क्या होता है, कुचालक होता है। यह अतन्य होता है। कौन सा तन्य होता है, अतन्य होता है, मतलब तन्य जो है वो नहीं होता है। यह जो है कठोर होते हैं, कठोर न होकर क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। ये धातुओं की तरह कठोर न होकर भंगुर होते हैं। और इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होता है, निम्न होता है। किसका निम्न होता है, अधातु का। चलिए बहुत अच्छा जवाब। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इनमें से क्या जो है ठोस, गैस और द्रव्य तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। तो अधातु जो है, अधातु जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ठोस, द्रव्य और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें तो अलग अलग दिए हुए हैं कि अभी तक ज्ञात तत्वों में से कुल अधातु कितना हो जाएगा, 27। इसमें अधातु पूछ रहे हैं, इसमें अधातु 27 को दिए हुए हैं, बाकी उसमें को 24 भी देता है, 22 भी, 24 को देता है, 22, 24, इसमें 27 दिए हुए हैं। और जिसमें 11 को जो है ना क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। और 15 को ठोस है। और एकमात्र द्रव्य हो जाएगा, कौन हो जाएगा, Br जो हो जाएगा, जो कि ब्रोमीन हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है ना सबसे अधिक लचीली यानी कि नम्य होती है। और ये क्वेश्चन जो है ना 3 एग्जाम में पूछे हुए हैं, ALP, टेक्नीशियन और NTPC तीनों में पूछे हुए हैं। हाँ क्या बोले, ऑप्शन सुन लीजिए ना पहले, सोना देंगे ऑप्शन बताओ ना। ये आपको चांदी, एल्युमिनियम, सोडियम और आपको जिंक, इनमें से कौन जो है सबसे अधिक लचीला हो जाएगा। तो ये आपको जो है चांदी जो है क्या हो जाएगा, सबसे अधिक लचीला हो जाएगा। देखो लचीला धातु का क्रम इस प्रकार से होता है, पहला सोना,
उसके बाद चांदी। सही बोले, सबसे अधिक जो है ना वो तन्य क्या होता है, सोना होता है, क्योंकि उसमें से क्या करते हैं, तार खींच सकते हैं, लेकिन सोना ऑप्शन में न रहे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, चांदी। सोना, चांदी, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद कॉपर। हाँ, सोना, चांदी, उसके बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद आएगा कॉपर, ठीक है ना। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? इसमें कार्बन मिलाया जाता है। लोहे को मजबूत और कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है, क्योंकि कार्बन जो है इसमें इसमें कार्बन जो होता है ये लोहे को कठोर और मजबूत बनाने की सामर्थ्य क्षमता बढ़ाने के लिए इसमें कुछ ही % मिलाया जाता है। इसमें लोहा और कार्बन की मिश्र धातु होती है और लगभग इसमें 1.5% जो है ना कार्बन मिलाया जाता है। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा सबसे अधिक तन्यशील धातु हो जाएगा? तो वही ऑप्शन बेस्ट है, याद रखिए, इसका क्रम याद रखिए, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, उसके बाद तांबा, टीन, सीसा, उसके बाद जिंक और लोहा। सबसे कम तन्य कौन हो जाएगा? तो लोहा हो जाएगा, और सबसे अधिक तन्य क्या हो जाएगा? तो सोना हो जाएगा। सोना, चांदी, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद कॉपर, उसके बाद टीन, उसके बाद सीसा, और उसके बाद आपको जो है जिंक, उसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। हाँ, Fe हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कि मेलिएबल को है, मेलिएबल जो होता है ये किसके गुण को दर्शाता है? मेलिएबल जो होता है ये धातु के गुण को दर्शाता है, यानी मेलिएबल जो किसके गुण को दर्शाता है? ये धातु के गुण को दर्शाता है। और ये NTPC का जो है ना शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2018 में पूछा था इसको, सॉरी 2016 में पूछे हुए इसको। यह धातु जो है ये आपको मेलिएबल जो है इसके गुण को दर्शाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है? ऑप्शन सुन लीजिए। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में जो होता है, ऑप्शन सुन लीजिए, सोना, चांदी, गैलियम और उसके बाद जर्मेनियम। तो ये क्या हो जाएगा? गैलियम। गैलियम और सीजियम जो है ना ये आपको कमरे के ताप पर भी क्या रहता है? द्रव अवस्था में रहता है, जो कि हाथ पे रखने से क्या होता है? गल भी जाता है। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि धातुएं जो होती है ना यह हमेशा आघात वर्धनीयता होती है, और आघात वर्धनीयता का ही मतलब होता है कि इसको पीट कर क्या कर सकते हैं? चादर बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चादर बना सकते हैं। कोई तकलीफ नहीं ना है। ये BSPSC वाला क्लास में चल रहा है, इसलिए आप टेंशन में नहीं आइए। ये जो हाथ, इसको जो हथौड़े से पीट क्या कर सकते हैं? चादर बना सकते हैं। और अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि धातुओं का जो है ना वो चमक होता है, जिसको कौन सा चमक कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। धातु जो चमकता है वह इसको कौन सा चमक कहते हैं? धात्विक चमक कहा जाता है। और इसमें भी तन्यता का गुण पाया जाता है हर एक धातु में, जिसके खींच के तार बनाया जाता है। आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, धातु आघात वर्धनीयता और कोमल होता है, इसका कारण क्या हो जाएगा? इसका कारण ये हो जाएगा कि धातु के परमाणु की परत जो है एक दूसरे पर फिसल सकती है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? आघात वर्धनीयता और कोमल होता है, ठीक है ना। आघात वर्धनीयता और कोमल होता है। और आपको ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये स्नेहक के रूप में किया जाता है, ताकि जो है ना घर्षण को उसमें कम किया जाए। ग्रेफाइट किसका अप्रूफ है? कार्बन का अप्रूफ है। कार्बन में कितने अप्रूफ होते हैं? 3 गो अप्रूफ होते हैं। 3 गो अप्रूफ होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन जो है ये कार्बन के ही अप्रूफ जो है हो जाएंगे। और ब्रैंकफेंटिन फ्लोरीन के द्वारा इसका खोज किया गया था C60 संयोजन से, इसलिए इसका नाम जो है फ्लोरीन रखा गया था। चलिए आगे बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा, अब जो है बायोलॉजी को स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि कल उत्तक हो गया था। कुछ उत्तक कल चर्चा कर दिया गया था उत्तक में, और कल जो है उत्तक में 2 प्रकार था, जंतु उत्तक और पादप उत्तक। तो आपको जंतु उत्तक कर ख़त्म कर दिया गया था। अब जो है आपको आज जो है पादप उत्तक देखने को मिलने वाला है। तो बता दीजिएगा कि जाइलम और फ्लोएम एक प्रकार क्या हो जाएगा? ये पादप उत्तक में ही इसमें आता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि फ्लोएम जो है ना एक प्रकार का कैसा उत्तक हो जाएगा? ये संवहन उत्तक हो जाएगा। जटिल के साथ साथ जो ये संवहन उत्तक हो जाएगा। और फ्लोएम का काम क्या हो जाएगा? ये आपको भोजन को पहुंचाना। किसका काम हो जाएगा? फ्लोएम का हो जाएगा। और जाइलम का काम क्या होता है? ये जल को पहुंचाना। जाइलम किसको पहुंचाता है? जल को पहुंचाता है। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एक कटी हुई टहनी को अगर रंगीन पानी में रखते हैं तो कुछ घंटे के बाद जो है ना ये टहनी भी क्या दिखती है? ये रंगीन दिखती है। तो ये किसका काम हो जाएगा? जाइलम का काम हो जाएगा, जो कि नीचे से जल लेके जाता है। अगर कटी हुई टहनी को रंगीन भाग में रखेंगे तो टहनी का कुछ पत्ती भी कैसा होता है? ये रंगीन दिखने लगता है। आगे बता दीजिए कि इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी उत्तक का भाग जो है यह नहीं होगा? तो ऑप्शन सुन लीजिएगा, कोलेनकाइमा, संवाहिका, वाहिका और पैरेनकाइमा।
तो ये हो जाएगा कोलेन कायमा जो है यह पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं है। कोलेन कायमा पौधे को किस तरह प्रदान करता है, ये लचीलापन प्रदान करता है, और स्क्लेन कायमा जो पौधे को आपको कठोर यानी जो है सहारा देने का प्रदान किया करता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, यह संवहनी ऊतक में जो है कोलेन कायमा जो है वो नहीं आता है। कोई दिक्कत चंदन जी? चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या जो है जाइलम वाहिकाओं को जल रोधी बनाता है। ऑप्शन सुन लीजिएगा, सेलुलोज, क्यूटीन, सुबेरिन और लिग्निन। और ये क्वेश्चन आपको ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये लिग्निन हो जाएगा। ये लिग्निन जो है यह जाइलम वाहिकाओं को जल रोधी बनाता है। लिग्निन एक महत्वपूर्ण कार्बनिक बहुलक होता है जो कुछ विशिष्ट कोशिका भित्ति में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जैसे जल परिवहन, यांत्रिक समर्थन और विभिन्न तनावों का प्रतिरोध जो है यह लिग्निन के द्वारा हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, फ्लोएम जो है यह पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो किसको परिवहन करने का काम किया करता है। फ्लोएम हो जाएगा, तो ऑप्शन सुन लीजिएगा, जल, गैस, ऑक्सीजन और पोषक। तो किसको लेके काम करता है, ये पोषक को आपको जो है आपको परिवहन करने का काम करता है। कौन करता है, ये फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से उत्सर्जी उत्पाद पौधे के पुराने जाइलम में संग्रहित होते हैं। देखते हैं ना कितना अच्छा सा क्वेश्चन दे रहा है ये आपको उत्तक से। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन से उत्सर्जी उत्पाद जो है ये पौधे के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है। ऑप्शन हो जाएगा राल, साइट्रिक एसिड, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मॉर्फिन। तो ये राल जो हो जाएगा, राल ये पौधे में उत्सर्जन तंत्र का भाग जो है नहीं हो जाएगा। राल अथवा रेजिन जो है पौधे का एक उत्सर्जी पदार्थ हो जाएगा, जैसे रेजिन, गोंद, टेनिन, ये सब जो है पौधे का क्या हो जाएगा, उत्सर्जी पदार्थ हो जाएगा। यह जो है जाइलम द्वारा संग्रहित जो है वो नहीं होता, यानी एक संवहन ऊतक नहीं है, यह जो है आपको इसमें यह एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ हो जाएगा जो कि इसमें जाइलम कोशिका में एकत्रित होता है, जो बाद में मजबूत लकड़ी के रूप में परिवर्तित जो है वो हो जाता है। उसे भी किसी पेड़ के काट के देखिए ना, उसमें गोंद क्या करते हैं उसका जो है वो निकलने लगता है, लस्सा। आगे बता दीजिएगा कि पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर जो है ना कि किस में संचित होते हैं, ये तो तुरंत बताएं, ये हो जाएगा आपको पुराने जाइलम में संचित होते हैं जो कि आगे चल के जो है ये कठोर लकड़ी का निर्माण जो है वो करते हैं। इसलिए बता फिर से सुन लीजिए कि पादपों में रेजिन और गोंद जो है विशेषकर कहाँ संचित होते हैं, ये पुराने जाइलम में संचित होते हैं, जो कि बाद में क्या होता है, मजबूत लकड़ी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। देखिए पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर पुराने जाइलम में ही संचित होते हैं, और जाइलम जो है एक प्रकार का क्या हो जाएगा, संवहनी ऊतक हो जाएगा जो कि जल और पोषक तत्वों के जड़ों से लेकर पत्तियों तक पहुंचाने का काम किया करता है। चलिए आगे बता दीजिए, आगे क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बता दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक ये परिवहन करता है। पादप में जो है ये पत्तियों से लेकर पादप के अन्य भागों तक ये परिवहन करता है। ऑप्शन सुन लीजिए, कोलेन काइमा, दृढ़ ऊतक, उसके बाद जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम हो जाएगा ना, ये आपको पौधे से लेके जो है ना पत्तियों से लेके पादप को अन्य भागों तक पहुंचाता है, कौन हो जाएगा, ये फ्लोएम हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि फ्लोएम की जो है ना, फ्लोएम की नली कोशिका में कैसी पट्टियाँ पाई जाती है। तो ये चालनी नली पट्टिकाएँ पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, ये फ्लोएम में चालनी नली पट्टिकाएँ पाई जाती है। आगे बता दीजिएगा, जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जो है ये जल परिवहन का काम नहीं करता। देखिए जाइलम के भी अंदर आते हैं, तो इतना तो सभी जानते हैं कि जाइलम जो है जल ढोने का काम करता है, लेकिन जाइलम का कौन सा घटक जो है ये जल के परिवहन में हिस्सा जो है वो नहीं लेता या जल परिवहन करने का काम जो नहीं करता है। ऑप्शन सुन लीजिए, जाइलम मृदु ऊतक, जाइलम वाहिनिकाएँ, उसका जाइलम तंतु और उसके बाद जाइलम की वाहिकाएँ। उसका सही जवाब जाइलम का तंतु जो है, मतलब सब तो वाहिकाएँ ही है, जितना भी वाहक होता है वो सब क्या करता है, ढोने का काम करता है, लेकिन जाइलम तंतु जो है ये आपको जल परिवहन में हिस्सा जो है वो नहीं लेता है। जाइलम सब जाइलम ही है इसमें, लेकिन जाइलम का ही भाग हम बता दिए थे। क्वेश्चन आप उस समय सो गए थे सर समय, इसलिए आपको ध्यान नहीं था। फिर सुन लीजिए, जाइलम का कौन सा घटक जो है जल के परिवहन में हिस्सा नहीं लेता है। सब जाइलम का पार्ट है। ऑप्शन था जाइलम मृदु ऊतक, जाइलम वाहिनिकाएँ, जाइलम तंतु और जाइलम वाहिकाएँ। इसमें जाइलम तंतु जो है ये पौधे के जल के संचरण में भाग जो है वो नहीं लेता है।
और जाइलम एक प्रकार का किस प्रकार के उत्तक का उदाहरण हो जाएगा? जाइलम जटिल उत्तक का क्या हो जाएगा? उदाहरण। संवहनी उत्तक भी है और जटिल उत्तक का भी उदाहरण हो जाएगा। यह मूल रूप से जो है ना पानी, खनिज, लवण को तने से लेकर पत्तियों तक पहुंचाने का काम किसके द्वारा किया जाता है? ये जाइलम के द्वारा किया जाता है। यह आपको पहुंचाने का काम करता है, इसलिए इसको संवहनी उत्तक भी कहा जाता है। लेकिन एक प्रकार से यह जो है जटिल उत्तक हो जाएगा। और इसमें जाइलम में 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं: वाहिनिकाएँ, वाहिकाएँ, तंतु और उसके बाद जाइलम मृदु उत्तक। ये 3 जो ऑप्शन बताए, ये 4 प्रकार के तंतु इसमें पाए जाते हैं। और जाइलम की तंतु जो होती है, या जाइलम की तंतु भित्ति जो है वो मोटी होती है, और यह जो है इसकी तंतु भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है। इसलिए यह जो है जल ढोने में काम जो है ये नहीं करता है। तंतु वाला बोलना है जो जल ढोने में काम जो है वो नहीं करता है। समझ गए सुधीर बाबू ना? अब क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं जो है यह इसके द्वारा क्या दर्शाया जाता है? ऑप्शन सुन लीजिएगा। अंकुरन दर्शाया जाता है, या परिपक्वता दर्शाया जाता है, या हार्मोनल दर्शाया जाता है, या मेरीमेटिक्स विकास दर्शाया जाता है। तो ये मेरीमेटिक्स विकास जो है ये रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने के कारण दर्शाई जाती है। देखिए ये होता क्या है कि मेसमेटिक्स विकास रूट स्पेस की लगातार विभाजित होने वाले कोशिकाओं द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें होता ये है कि विभाज उत्तक जो होता है कोशिका के ऐसे समूह होते हैं जिसमें विभाजन करने की क्षमता पाई जाती है। इसलिए जो है यह आपको मेसमेटिक्स विकास जो है ये लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं को इसमें दर्शाया जाता है। मतलब इसमें क्षमता पाई जाती है, इसलिए यह दर्शाता है खुद को। आगे बता दीजिएगा, नारियल का छिलका में जो है ना मौजूद कौन सा उत्तक जो उसको कठोर और दृढ़ बनाता है? ठीक है, जहां आपको मजबूती की बात आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? एस्केलेन कायमा हो जाएगा। और आप लचीला की बात होगा तो कोलेन कायमा हो जाएगा, कमर करे लच लच। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि जाइलम के कौन से तत्व जो है ये मृदु कोशिकाओं में बने होते हैं और फिर भी पौधे में जल और खनिज के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो तुरंत बताएं। ये आपको जो है वाहिनिकाएँ और वाहिका जो है ये जो है मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, फिर भी क्या होते हैं? ये जाइलम के कोशिकाओं में पानी ढोने में काम जो है वो किया करते हैं। चलिए आगे बता दीजिए। कुछ सेकंड लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित करके रख सकता है? तो ये पुराने जाइलम में इसको संरक्षित करके रख सकता है। बताए भी थे, जैसे ग्वादर, गोंद, राल, ये सब जो हो जाएगा कहाँ रहता है? पुराने जाइलम में जो है इसको संग्रहित करके रखा जाता है, और यही बाद में चल के जो है ये कठोर जो है लकड़ी जो है वो बन जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। आगे बता दिया है कि किसी पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिलती है? तो ये इसमें फिगर भी दिए हुए हैं, तो ये हो जाएगा फ्लोएम में मिलती है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि ये तो पूछ ही दिए हैं। बता दीजिएगा कि पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किसका स्थान यानी साइट का उपयोग किया जाता है? तो ये वास्तविक और उल्टा जो है इसका उपयोग किया जाता है। सुन लीजिए क्वेश्चन फिर से कि पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान का प्रयोग किया जाता है? ये वास्तविक और उल्टा का प्रयोग किया जाता है। उसमें होता है क्या है कि पादपों में अपशिष्ट उत्पादनों में संग्रहण हेतु पुराने जाइलम का उपयोग किया जाता है, और जाइलम एक अस्थायी जटिल उत्तक होता है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है, इसलिए यह वास्तविक और उल्टा होता है। इसलिए वास्तविक और उल्टा होता है। तो जो होमवर्क था उसके तहत पूरे क्लास को ख़त्म कर दिया गया है। अब इसके बाद आपको फिर से होमवर्क दिया जाएगा, और इसके बाकी का शेष जो है ये उत्तक जंतु पादप उत्तक में, इसमें आपको बायोलॉजी में इसके आगे देखने को मिलेगा। ठीक उसी प्रकार फिजिक्स में और केमिस्ट्री में जो है आपको धातु और उपधातु के बारे में जो विस्तृत चर्चा, जो क्वेश्चन चर्चा क्या बोले इसको, क्वेश्चन जो पूछा हुआ रहता है उन सारे क्वेश्चनों का डिस्कशन के साथ जो उसका जो कुछ आपको बैकग्राउंड हिस्ट्री रहता है उसके बारे में समझने और समझाने का प्रयास जो वो किया जाता है। तो क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, और इस क्लास को शेयर अधिक से अधिक मात्रा में करने का प्रयास किया कीजिए, क्योंकि जब तो सिर्फ फॉर्म ही भरा रहा है। एग्जाम आने से पहले आपको इस बुक, जो इतना मोटा सा बुक देख रहे हैं आप, इस बुक को जो है वो पूरा एक बार नहीं बल्कि 2 बार रिवीजन कराने की जो क्षमता होनी चाहिए। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में, इसके अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूँ ही सपोर्ट और प्यार करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।